नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर, नैनीताल। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत का आज हम अध्ययन करते हैं। राज्य की उत्पत्ति का विषय विचारकों की कल्पनाओं तथा समाज वैज्ञानिक या प्राग ऐतिहासिक तथ्यों में डूबा हुआ है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत इसे ईश्वर की कृति मानता है। रक्त संबंध का सिद्धांत इसे परिवारों की रचना, उनके नैसर्गिक विकास की देन मानता है। शक्ति के सिद्धांत की बात करें तो मानव के भौतिक बल के आधार पर अन्यों पर आधिपत्य जमाने की प्रवृत्ति के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण व्यक्ति की इच्छा और उसकी सहमति है। विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत अन्य सभी सिद्धांतों के संश्लेषण की तरह जो राज्य को निर्माण नहीं बल्कि बहुत लंबे विकास का फल मानता है। वस्तुतः यही सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मानने योग्य विवरण प्रस्तुत करता है और इसीलिए इस विषय पर वैज्ञानिक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। यह एक राजनीतिक स्वयंसिद्ध तथ्य बन चुका है कि राज्य बनाए नहीं जाते अपितु ये विकसित होते हैं। ठीक है, तो राज्य ऐसा नहीं कि एक निश्चित समय सीमा में बना दिए गए, अरे आज राज्य का निर्माण हो रहा है या इतने से इतने समय तक के लिए राज्य का निर्माण होगा, बल्कि क्या है, राज्य क्या है, एक विकास का परिणाम है। उनकी जड़ें मानव प्रकृति के प्रवृत्ति मूलक अचेतन भाग में निहित हैं और यद्यपि इसी कारण उन्हें मात्र प्राकृतिक उत्पाद नहीं मानना चाहिए, यद्यपि उन्हें ऐसा मानना उचित भी होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उसमें कुछ सिद्धांतों को लिया गया है। तो राज्य की उत्पत्ति के विषय में सामग्री का भंडार इतना बिखरा हुआ है कि उसमें से किसी एक सिद्धांत की रचना नहीं हो सकती। इसलिए इस दिशा में कई सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, जैसे दैवीय सिद्धांत, रक्त सिद्धांत, परिवार सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत तथा विकासवादी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, उनका विस्तार पूर्वक हम आगे भी अध्ययन करेंगे। आज हम देखते हैं दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, रक्त संबंधी सिद्धांत और शक्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। इसका स्रोत सभी धर्मों के ग्रंथों तथा लोगों की आस्थाओं में निहित है। जैसे कि जो दैवीय उत्पत्ति से हम समझ रहे हैं कि जो देव के द्वारा या भगवान के द्वारा जिसकी उत्पत्ति हुई है, तो यह धर्मशास्त्रों से जुड़ी हुई एक सिद्धांत है या मान्यता है। मनुस्मृति के अनुसार भगवान ने देवताओं को राक्षसों के अत्याचार से बचाने हेतु मनु को बनाया है। ठीक है, तभी राज्य की स्थापना हुई है। तो मनुस्मृति क्या कहती है कि जो भगवान थे उन पर राक्षस क्या करते थे, अलग अलग तरीके से अत्याचार करते थे, उनके कार्यों में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करते थे। तो क्या हुआ कि देवताओं को बचाया जाए या राक्षसों के अत्याचार को ख़त्म किया जाए, तो उसके लिए जो किसका निर्माण किया गया है, राजा का निर्माण किया गया और तभी से राज्य की स्थापना हो गई। ईसाई हों चाहे मुसलमान हों, यहूदी हों, जो भी जिस भी धर्म के हों, तो वह अपने ईश्वर को राज्य या राजा के निर्माण का क्या मानते हैं, सूत्रधार मानते हैं। ठीक है, उन्हीं ने लोगों की रक्षा हेतु राज्य जैसी संस्था की स्थापना की। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक पवित्र संस्था है। जैसे आप मंदिर को, मस्जिद को, चर्च को एक पवित्र संस्था मानते हैं ना, तो उसी तरीके से राज्य को भी जो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांतकार हैं वे एक पवित्र संस्था मानते हैं जिनका रक्षक कोई राजा है। ठीक है, इस पवित्र संस्था की रक्षा कौन करेगा? राजा करेगा। ठीक है, जैसे पुजारी या पादरी करते हैं, आपके जो धार्मिक स्थल है उनकी रक्षा का कार्य, वहाँ पर पूजा पाठ का कार्य, तो उसी तरीके से तो राज्य रूपी पवित्र संस्था का रक्षा का कार्य कौन करता है? राजा करता है। अतः उसे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझना चाहिए। ठीक है, राजा को क्या कहते हैं, ये दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांतकार क्या कहते हैं कि राजा क्या है? पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसी आस्था में से सत्ता लोलुप राजाओं ने अपने दैवीय अधिकारों का सूत्र निकालकर स्वेच्छाचारी शासन किया। ठीक है, अब क्योंकि एक आस्था के रूप में राज्य और राजा को देखा जाने लगा, लेकिन कुछ राजा ऐसे भी रहे जो जिन्होंने क्या किया, इसका दुरुपयोग किया। ठीक है, जो नागरिकों की जो आस्था थी, जो लोगों की आस्था थी, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया और जिसके खिलाफ विद्रोह, संघर्ष व क्रांतियों की घटनाएं हुई। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजाओं के खिलाफ या बहुत सारे जो शासन तंत्र है उसके खिलाफ क्या हुए, क्रांति और विद्रोह का उद्घोष भी हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्र का पतन और लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ। अगला हम देखते हैं रक्त या परिवार का सिद्धांत।
रक्त या परिवार का सिद्धांत क्या कहता है, इसमें हम देखेंगे कि जो दैवी सिद्धांत मात्र आस्था या अंधविश्वास पर टिका हुआ है। ठीक है, धर्म शास्त्रों पे जो कहा गया या जो धार्मिक संस्थाओं के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने जो प्रचार किया उसी पर लोगों ने चलना शुरू किया, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ठीक है, सही रूप में या गलत रूप में जैसा भी रहा। तो यह बिल्कुल धार्मिक अंधता की बात हम कह सकते हैं, धार्मिक अंधविश्वास पर टिका हुआ दैवी सिद्धांत रहा। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, समाज में कोई भी मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, वह उसके लिए संभव नहीं है। किसी न किसी रूप में वह दूसरे मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी अनेक आवश्यकताएं हैं, अतः वह अन्य लोगों से मिलजुल कर रहता है। ठीक है, आप ही देख लेंगे, आपको पढ़ाई करने के लिए टीचर्स के पास आना पड़ता है, अपने ऑफिशियल वर्क करने के लिए ऑफिस में जाना पड़ता है, कई बार आपको प्राचार्य की आवश्यकता होती है अपने कागजी काम कराने के लिए, या आपको जूते खरीदने हैं तो आपको दुकान में जाना पड़ेगा, खाना है तो आप होटल वगैरह में जाते हैं, या कुछ और सामान खरीदना है। तो तरह तरह की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों से आपको जाना पड़ता है, उनके साथ में जाना पड़ता है, उनसे आपको अपना कार्य करवाना पड़ता है। तो वह अपना क्या करता है, एक परिवार बनाता है। ठीक है, अकेला इंसान कोई रह रहा है तब भी क्या है, उसका जीवन बोझिल हो जाता है, तो वो शादी करता है, परिवार करता है और संतानें उत्पन्न होती हैं। और संतान भी इसलिए होती है कि आपने सुना होगा कि बुढ़ापे की लाठी संतान को कहा जाता है। तो इस प्रकार परिवारों से परिवार निकलते हैं। ठीक है, एक परिवार बना, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनकी शादियाँ हुई, तो कई परिवार बन गए, होते होते बहुत बड़े परिवार हो गए, जो अपना बड़ा रूप धारण करके बिरादरी या कबीला बनाते हैं। तो आपने सुना होगा ना कि हमारी बिरादरी के हैं, हमारे कबीले के हैं, लोग बोलते। बिरादरी मतलब बहुत सारे एक ही, जिनके पूर्वज एक ही रहे हैं और होते होते वो बहुत लंबे उसमें फैल गए हैं, गांव में फैल गए हैं, कबीले के रूप में फैल गए हैं। आदिम युग में कबीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते रहते थे, लेकिन जब उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई तो वे किसी नदी के किनारे आबाद हो गए। कबीले का सरदार उनका रक्षक होता था और जिसे राजा कहा गया। इस प्रकार राज्य बहुत से परिवारों, गांव व नगरों का समूह है। अरस्तु के शब्दों में अगर बात करें, राजनीति विज्ञान के पिता हैं ये, जब बहुत से गांव मिलकर एक प्रकार का समाज बनाते हैं तब वही समाज राज्य हो जाता है। ठीक है, जो एक इंसान है उसने परिवार बनाया, परिवार से समाज बना और समाज से क्या बन गया, राज्य का निर्माण हो गया। और यही रक्त संबंध या परिवार का सिद्धांत कहलाता, जो कहता है कि परिवारों से राज्य का निर्माण हुआ है। ठीक है, तीसरा जो सिद्धांत है, फोर्स थ्योरी, शक्ति सिद्धांत। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप शब्द से ही समझ में आ रहा है ना, जैसे कोई सामान आपको उठाना है, आपने क्या किया, एक पेन आपको उठानी है, ऐसे आपने हाथ लगा दिया। ठीक है, हाथ लगा के ऐसा आपने ज़्यादा उसमें जोर कुछ नहीं लगाया, कोई फोर्स नहीं लगाया, और क्या वो अपने आप ही लिखने लग जाएगी, नहीं ना। तो आप भले एक छोटी सी चीज़ भी है, पेंसिल या पेन, उसको आप उठाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत आपका बल लगेगा और आप लिखना उससे शुरू जब करेंगे तब क्या होगा, वो जो बल लगा है वो आपके कार्य को पूरा करेगा। वैसे कोई और भी चीज़ है, जब आप एक पानी से भरी हुई बाल्टी को आप जब फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तभी आप ऊपर उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जा पाएंगे। तो उसके अलावा भी कई बार क्या करते हो आप कॉलेज में भी देखेंगे, आप शक्ति प्रदर्शन करते हैं अपने कामों को मनाने के लिए, या कॉलेज स्तर पर सीट से बढ़ाने के लिए, या किसी भी कार्य के लिए कई बार आप क्या करते हो, किसी शक्ति का मतलब ये नहीं कि शारीरिक बल से ही मतलब नहीं है। ठीक है, वो किसी मानसिक रूप से भी आप कर सकते हैं, या कागजी रूप से बार बार प्रत्यावेदन एप्लीकेशन दे देकर आप अपने काम करवाते हैं। तो इसके जो शक्ति सिद्धांत के, राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत के जो समर्थक हैं, वे कहते हैं कि मनुष्य अपने भौतिक बल के आधार पर दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाने की लालसा रखता है। जैसे घर में बहुत बार आपके माता पिता क्या करते हैं, जैसे आप स्कूल नहीं जाना चाहते हैं तो आपको जबरदस्ती भेजना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो, रो के, लड़के झगड़ के, या फिर कुछ ऐसे शारीरिक एक्टिविटी करके क्या कर लेते हो, अपने पिताजी को माताजी को मना लेते हो। तो इसी तरीके से किसी न किसी रूप से बल का प्रयोग करके अपनी बातों को मनवाना, तो यही क्या है, शक्ति सिद्धांत है। यही कारण है कि माता पिता अपने परिवार का सरदार, अपने कबीले का अध्यक्ष हो गया। ठीक है, जो सबसे बड़े हैं, क्योंकि जो बड़ा होगा वो क्या होगा, हमेशा शक्तिशाली होगा। ठीक है, परिवार में जो सबसे बड़ा होगा, अगर दादा दादी हैं तो वो आपके मुखिया हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो सबसे बड़ा होता है परिवार में, वो ज़्यादातर परिवार का मुखिया होता है, उसी से सब सलाह मशवरा करते हैं, परिवार के सारे कार्य करते हैं। कबीले एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते थे, अतः कभी उनमें भिड़ंत होगी। अब क्या रहा, जैसे एक कोई व्यक्ति था, उसके बच्चे हुए और उसके बच्चे हुए, सबकी शादियाँ हुई, बहुत बड़े परिवार हुए, तो ऐसे कोई अन्य
व्यक्ति भी होगा जिसका परिवार क्या हो गया, बढ़ गया आगे, ठीक है, बहुत लंबी फैमिली उसकी भी होगी, 2 कबीले होंगे, और कभी किसी बात को लेकर आपस में 2 कबीलों में क्या हो गया, विवाद हो गया। अब तब क्या होता था, विवाद की स्थिति में क्या होती थी, लड़ाई होगी, और जो हार गया तो उसको उसके कबीले वालों को क्या करता था, जो जीतने वाला है वो दास बना लेता था, ठीक है, विजेता हारने वालों को दास बना लेता था, अपना सेवक बना लेता था। और तब यह कबीले कहीं आबाद हो गए और तभी कबीले का सरदार, शासक या राजा हो गया, ठीक है। जो हारा उसको अपना गुलाम बना दिया, नौकर आप जिसे कहेंगे, दास कहेंगे, सारे अपने काम करवाते थे उनसे। तो इस प्रकार कबीलों की जनसंख्या बढ़ते गई, उनकी संख्या बढ़ते गई और राज्य की उत्पत्ति हुई। अतः भौतिक बल वह कारक है जिसने राज्य की उत्पत्ति की। लीलॉग कहता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि शासन मानवीय आक्रमण या प्रहार का फल है तथा राज्य का प्रारंभ मानवों को कब्जे में करने तथा दास बनाने, कमजोर कबीलों को जीतकर अधीन करने और यदि सामान्य रूप में कहा जाए उच्चतर भौतिक बल द्वारा अर्जित अपने हितार्थ प्रभुत्व स्थापित करने में ढूंढना चाहिए। कबीलों ने क्रमशः राज्य और राज्य से साम्राज्य में अभिवृद्धि इसी प्रकार की निरंतरता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है वह बताता है कि किन परिस्थितियों में राज्य का निर्माण हुआ, किन परिस्थितियों में राजा बनाएगी। तो इसमें हमने आज देखा कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है जो कहता है कि ईश्वर का प्रतिनिधि राजा है, ठीक है, और जो राज्य है वह एक पवित्र संस्था है, जिस प्रकार से जो हमारे धार्मिक स्थल पवित्र संस्था रहे हैं। दूसरा है रक्त या परिवार का सिद्धांत, जो क्या कहता है कि राज्य का निर्माण किससे हुआ है, परिवारों से हुआ है। एक व्यक्ति से परिवार बना और परिवार से समाज बना और समाज से क्या बन गया, राज्य बन गया। तीसरा जो सिद्धांत हमने आज अध्ययन किया वो क्या है, शक्ति का सिद्धांत है। शक्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि विभिन्न कबीलों के बीच में जब युद्ध हुए या लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ अस्तित्व के लिए या किसी भी कारण से, और जो कबीले जीते उन्होंने क्या किया, कमज़ोर कबीलों को गुलाम बनाया, अपना दास बना लिया, और ऐसे करके जो कबीले थे उनकी संख्या बढ़ती गई और इनका जो प्रमुख होता था वो राजा कहलाया और इस प्रकार से राज्य का निर्माण हो गया। तो 3 प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन हमने किया। अगले वीडियो में हम सामाजिक समझौता सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।